हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है अपने जियोपॉल चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को लेकर के चल रहे हैं और पॉलिटी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिटेल में यहां पर समझ रहे हैं। आज हम लोग सिटीजनशिप में कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सबसे पहले कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि सिटीजनशिप में सिटीजन्स कौन होते हैं, वैसे ही किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इलीगल माइग्रेंट्स होते कौन है। इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में अगर कहा जाए तो दो लोग इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं यहां पर। जो लोग किसी दूसरी कंट्री से आकर के भारत में रुक जाते हैं, यानी कि किसी वीजा को लेकर के किसी समय के लिए आए और कुछ समय तक उनका वीजा जब तक था एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया के अंदर रुक गए, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां से जो है नेपाल हो गया, यहां से आ गए और आकर के हमारे देश में बस गए और उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहां पर हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। तो इनके लिए कानून क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स, हेडिंग डाल दीजिएगा, माइग्रेंट्स। ठीक है। तो इनके लिए अगर हम लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि इलीगल माइग्रेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स आर not eligible for Indian citizenship। भारतीय नागरिकता के लिए वो एलिजिबल यहां पर नहीं है। इट मींस क्या होगा? दे कैन बी अरेस्टेड, दे कैन बी डिटेन्ड और दे कैन बी डिपोर्टेड, यानी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। दे can be arrested, detained and deported ठीक है, यानी उनको क्या किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। और किसके तहत किया जाएगा? यहां पर इनको जो अरेस्ट किया जा रहा है या फिर इनको डिटेन किया जा रहा है, ये तो एक तो पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत किया जाएगा? पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत इनको यहां पर क्या कर दिया जाएगा? डिटेन कर दिया जाएगा। और दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट 1946, दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट 1946। यानी दो तरीके से, ध्यान से समझिएगा। पहला, इलीगल माइग्रेंट्स वो हैं दोज हु कम टू इंडिया विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहां पर ऐसे इसको लिख भी लीजिएगा। मान लीजिए आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो लिख लीजिएगा, दोज हु एंटर इन इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के वो यहां पर एंटर कर गए हैं एंड स्टेइंग इन इंडिया। एज वेल एज सेकेंड केस क्या है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीजा लिमिट they are still living in India, अभी जैसे कर्नाटका में एक लेडी को पकड़ा है, रशियन लेडी को, उसका जो वीजा था, वो वीजा एक टाइम जो था उसका वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद भी वो काफी सालों से क्या कर रही थी? एक गुफा के अंदर अपनी दो बेटियों के साथ रह रही थी। तो ऐसे कोई भी लोग जो भारत में रह रहे हैं वो सब क्या है? इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में हमने कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत और
फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है और उनको क्या किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी तीनों बातें हैं, उनके साथ अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए डिटेंशन कैंप बनाए जाते हैं, और उनको डिपोर्ट किया जा सकता है उनकी कंट्री में, जिस कंट्री से वो लोग आए हुए हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक चीज याद रखनी है यहां पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट है, पहले तो एक्ट ही था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, अमेंडमेंट तो बाद में हुआ है, 1955 है। इसमें एक चीज कही गई थी कि अगर कोई व्यक्ति नेबरिंग कंट्री से हमारे यहां एंटर कर रहा है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे वो भले ही क्यों ना हिंदू हो या फिर वो सिख हो, ठीक है, भले ही वो सिख हो, हिंदू या सिख कोई भी हो, हम अगर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट उनको हम विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट, हम उनको क्या करेंगे, इलीगल माइग्रेंट की तरह क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे उनको, इलीगल माइग्रेंट की तरह ही देखेंगे। यही मसला अभी आगे बाद में जाकर के एक विवाद का विषय बनने वाला है। जो अभी तक तो क्या हो गया, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हम क्या मानेंगे, अगर वो बिना डॉक्यूमेंट्स के हमारी कंट्री के अंदर निवास कर रहा है, बिना डॉक्यूमेंट के वो हमारी कंट्री में आ गया है, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को यहां पर हम इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और उस व्यक्ति को हम यहां पर दीज टू एक्ट के अंतर्गत, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इन दोनों के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, हम यहां से भारत से बाहर भेज देंगे। अगर उसकी कंट्री में को नहीं भेज पाएंगे तो उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, अरेस्ट करके रखा जाएगा। ये यहां पर एक असली मुद्दा है इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि जब इस सिटीजनशिप एक्ट में चेंज किया गया, यानी CAA 2019 आया, तब थोड़ा सा विवाद शुरू हो गया। क्या विवाद शुरू हो गया, अब आइए देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है CAA 2019 से। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा, CAA 2019। आपने पीछे देखा होगा, अभी इसको लेकर के बड़ा लगातार विवाद होता रहा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए। क्या एक्सेप्शंस रखे गए वो जानते हैं। पहले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसको अमेंड कर दिया गया, और अमेंड करने के बाद उसमें कुछ नए पॉइंट्स डाल दिए गए, कुछ नए संशोधन कर दिए गए, जिसके आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान को चेंज किया गया। नागरिकता देने का प्रावधान यह चेंज किया गया कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन नेबरिंग कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हमारी मोस्टली क्या हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में हिंदू क्या है, माइनॉरिटी है। हम बांग्लादेश की बात कर लें, हिंदू क्या है, माइनॉरिटी हैं। हम अफगानिस्तान की बात कर लें, सिख क्या है, वहां पे माइनॉरिटीज हैं। तो इन नेबरिंग कंट्रीज में और भी, क्योंकि ये सारे स्टेट कैसे स्टेट हैं, दीज स्टेट्स आर इस्लामिक स्टेट्स। इस्लामिक स्टेट्स, और उन कंट्री का जो रिलीजन है, जो स्टेट का रिलीजन है, वो क्या है, इस्लाम है। अब ऐसे में बाकी अदर्स जो हैं वहां पर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, ये सब उनके लिए क्या हो जाते हैं, यहां पर उनके लिए ये क्या हो जाते हैं, अदर रिलीजन के लोग हो जाते हैं। यहां वहां पर ये माइनॉरिटी में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अगर इनकी संख्या ज्यादा भी है तो धीरे धीरे आजादी के समय जितनी थी उससे घटते घटते आज बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इनको फोर्सफुली कन्वर्जन इनका किया जाता है, या फिर इनको मार दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, इनको देश से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है कि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और दूसरे देशों में भागने लगेंगे। और जो वहां रह रहे हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, बहुत ही खराब स्थितियां हैं। उनकी पोजीशन जो है, सिचुएशन क्या है, वो खराब सिचुएशन है। तो इस वजह से एक सरकार को एक बात महसूस हुई कि ये हमारी एक पोस्ट जो इंडिपेंडेंस, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन माइनॉरिटीज को, जो माइनॉरिटीज दूसरे देशों में सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, उन माइनॉरिटीज को हम अपने देश में क्या करें, जगह प्रदान करें। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन एक डाल दिया गया। क्या एक्सेप्शन डाल दिया गया? मुस्लिम्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए कहा गया कि वो तो अपने इस्लामिक कंट्री में ही है, इस्लामिक स्टेट में है, तो वो उनके अंदर, उन देशों के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं क्या, ठीक है, तो नोट लिखिएगा,
द CAA 2019, the CAA 2019 क्या किया इसने कुछ चेंज कर दिया, स्पेशली क्या किया, अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट को इसने अमेंड कर दिया 1955 को बाय relaxing rules for a specific group of illegal migrant, by relaxing rules for a specific group of illegal migrants। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया 2019 एक्ट अमेंडमेंट से क्या हुआ, ठीक है, इसने क्या कर दिया कि सिटीजनशिप एक्ट को क्या किया, अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद कुछ सर्टेन रूल्स जो थे यहां पर, उन रूल्स को स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यहां पर क्या किया, उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स के लिए उनको क्या कर दिया, यहां पर छोड़ दिया। अब यहां पे क्या हो गया, की प्रोविजंस इसमें अगर हम देखें तो व्हाट आर द की प्रोविजंस, अगर आप देखिए तो व्हाट आर द की प्रोविजन, सबसे की प्रोविजन तो यही आ जाता है कि ये सबके लिए अवेलेबल यहां पर नहीं है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी किसके लिए, कुछ लोग मुस्लिम्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ठीक, इट क्रिएट्स एक्सेप्शन फॉर, इट क्रिएट्स एक्सेप्शन फॉर the migrants from three neighboring countries, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, एक कंट्री हो गई आपकी पाकिस्तान, याद रखिएगा, एक कंट्री हो गई आपकी पाकिस्तान, दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई बांग्लादेश, और तीसरी कंट्री जो हो गई वो हो गई अफगानिस्तान। ठीक है, यानी एक हो गई पाकिस्तान, एक हो गई बांग्लादेश, और एक हो गया यहां पर आपका अफगानिस्तान। अब समझिए इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो कह ये रहा है कि देखिए इन तीन कंट्रीज के जो माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स में हम क्या कर रहे हैं कि हम मुस्लिम्स को नहीं लेंगे अपने यहां पे, बाकी 6 रिलीजन के लोग जो हैं, उन रिलीजन्स को, वो जो कि वहां पे माइनॉरिटी की तरह हैं, उनको यहां पर हम अपनी कंट्री में ले लेंगे, उनको यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। कंडीशन है कि इस 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आकर के रह रहे हो। तो ये हु बिलोंग्स टू 6 रिलीजन्स यहां पर कह रहा है कि ठीक 6 रिलीजन्स यहां पर इंक्लूड हैं, 6 रिलीजन्स आर इंक्लूडेड इन दिस, 6 religions are included in this। 6 रिलीजन को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से 6 रिलीजन इसमें इंक्लूड किए गए हैं? इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट हैं, इसके अलावा जैन्स हैं, और इसके अलावा आपके पारसी हैं और क्रिश्चियंस हैं। इसमें पारसीज हैं एंड क्रिश्चियंस हैं। तो इस तरीके से यहां पर 6 धर्मों के लोगों को यहां पर रखा गया है। एंड मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड, और मुस्लिम्स ऑफ these three countries, याद रखिएगा, these 3 countries are excluded, यानी उनको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये की पॉइंट है जो आपको यहां पर
बात की गई है। अब क्या है कि ये जो लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनके लिए एक डेट डिसाइड की गई है। इनकी लिए एक डेट डिसाइड की गई है। कहा गया है कि वो जो कि इंडिया में एंटर हुए हैं, कब एंटर हुए हैं, हु एंटर्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो एंटर हुए हैं या फिर 31 दिसंबर 2014 को जो एंटर किए गए हैं, उनको यहां पर कहा गया है कि दीज पीपल विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। दीज, इनके बारे में कहा गया कि दीज पीपल, कहा गया दीज पीपल will not be treated as illegal migrants। ठीक है, एक और भी चीज यहां पे चेंज कर दी गई। क्या चेंज कर दी गई? नेचुरलाइजेशन के थ्रू 11 वर्ष की जो ड्यूरेशन रखी गई थी, उस ड्यूरेशन को कम करके इस एक्ट में इन लोगों के लिए 5 साल का समय यहां पर रख दिया गया। यानी जो, ठीक, यानी इसका मतलब क्या हो गया? दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरी एक चीज क्या बोली गई कि वो सिटीजनशिप के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ऐसे लोग, और उनके लिए कहा गया कि जो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत यहां पर ड्यूरेशन रखी गई थी, उसको यहां पर कम कर दिया गया। इट रिड्यूसेस नेचुरलाइजेशन पीरियड फ्रॉम 11 years to 5 years। अब आपको याद हो गया होगा ये बात। क्या कह रहा है कि इसने जो नेचुरलाइजेशन पीरियड था, हमने कहा ना थ्रू नेचुरलाइजेशन एक तरीका था लेने का, सिटीजनशिप एक्वायर करने का, तो ये जो नेचुरलाइजेशन पीरियड है, इस नेचुरलाइजेशन पीरियड के 11 साल से घटा करके क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया है। कंडीशन क्या डाल दी गई है कि वो इन 6 रिलीजन्स को बिलोंग करते हो। कंडीशन ये डाल दी गई वो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में एंटर किए हो, तो उनको जो है इलीगल माइग्रेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन किसको नहीं किया जाएगा? उन्हीं सिर्फ 6 रिलीजन के लोगों को। इससे बड़ा सारा विवाद यहां पर जो है वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? ठीक, विवाद इसलिए खड़ा हो जाता है यहां पर कि सब लोग कहने लग जाते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया का क्या है? एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो फैब्रिक है सेकुलरिज्म बेसिक फीचर वाला, उसका वायलेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। यानी इस रिलीजन के बेसिस पर वो क्या कर सकती, मतलब क्या वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यानी जिसको भी वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो जो बेसिस उसने लिया है, वो क्या कर रही है? वो रिलीजन के बेसिस पर वो गलत कर रही है, उसको डिस्क्रिमिनेट यहां पर नहीं कर सकती है। राइट टू इक्वलिटी जो है उसका भी वायलेशन हो रहा है। राइट टू इक्वलिटी जो है उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो ना सिर्फ आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, बल्कि जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलरिज्म, यानी जो 25 से लेकर 28 तक की बात करते हैं या प्रेम्बल की बात करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का क्या मुद्दा आर्ग्यूमेंट रहता है। तो गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को जरा सा ध्यान से देखिए कि गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है, अगर हम उसको यहां पर ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आइए लेट्स अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट। गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है,
किस बात को लेके गवर्नमेंट आर्गुमेंट दे रही है? गवर्नमेंट आर्गुमेंट दे रही है कि देखिए जो एक्सक्लूड किया गया है मुस्लिम्स को, उसको लेकर के गवर्नमेंट अपना यहां पर एक आर्गुमेंट दे रही है, कह रही है कि दीज कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, तो इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम्स के लिए कोई इशू नहीं है, दे आर सेफ इन देयर ओन कंट्रीज। ठीक है, तो इस पॉइंट को, पहला पॉइंट है दीज कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज, पहला पॉइंट हो गया फर्स्ट, दीज कंट्रीज वेट these countries are Islamic countries। ठीक है, तो अगर ये कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मुस्लिम्स के लिए यहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं यहां पर, यानी अदर कंट्री, अदर रिलीजन्स के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज में जो लोग हैं, उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है उसका प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलता है। तो दूसरा इश्यू क्या देखने को मिलता है? रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, इसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलता है कि फोर्स्ड कन्वर्जन देखने को मिलता है। फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि इन माइनॉरिटीज के लोगों को, हिंदू हो गए, बुद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जैसे हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर सिखों को क्या किया गया? फोर्सफुली जो है मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे ही हम हिंदुओं की बात करें तो बांग्लादेश की बात कर लें, और या फिर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की बात कर लें, दोनों ही जगह पर आप देखते हैं कि वहां पर इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही ब्लास्फेमी लॉज, अगला लिख लीजिएगा, ब्लास्फेमी लॉस, या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है यहां पर। किसके साथ में? इन्हीं के साथ में, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो सरकार कह रही है कि इन सब वजहों की वजह से, क्योंकि ये जो रिलीजन है, 6 रिलीजन जिनके लोगों को, माइनॉरिटीज को, जो भाग करके हमारे देश में आ गए थे और रह रहे थे अभी तक, उनको हम इसलिए नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको इन कंट्रीज के अंदर, ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर क्या है, इन कंट्रीज के अंदर चूंकि ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो यहां पर इनको क्या होता है? फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है इनका, इनके साथ जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इनके साथ किया जाता है, इनको साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक, तो इस तरीके की ज्यादतियां होने की वजह से हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, इन सब को क्या करें, अपने यहां पर लीगल माइग्रेंट के रूप में इनको लें, यानी इनको क्या करें, यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करें, इनको एक अवसर दें, इनको एक मौका दें कि ये क्या कर सकें, भारत में, अपने देश के अंदर, इस देश के अंदर क्या रख सकें, एक नागरिक के रूप में रह सकें। ठीक है, क्लियर हो गए? अब यहां पर दिक्कत क्या हो रही थी? जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, गवर्नमेंट ने इसके फेवर में कहा कि भाई देखिए ये कंट्री इस्लामिक है, इसलिए हम इन जगहों से आए बाकी रिलीजन के लोगों को क्या करेंगे, अब यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे और उसके लिए प्रोसेस में चेंज भी करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कहा, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर क्या है, बहुत सारे बौद्धिक लोग हैं तो इस पर तर्क देना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट शुरू हो गई। क्या लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल डिबेट शुरू हो गई कि एक डिबेट तो ये शुरू हो गई कि ये तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, यानी कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो दोनों के लिए है। किसके लिए है? आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो आइए समझते हैं इस पॉइंट को और जरा नोट डाउन करिएगा फटाफट। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट की बात करते हैं। यहां पर लीगल डिबेट क्या शुरू हो गया यहां पर, उसकी बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट में आया कि डज इट वायलेट आर्टिकल 14, डज इट वायलेट आर्टिकल 14।
क्या ये अनुच्छेद 14 को वायलेट करता है? बिकॉज आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर बोथ। आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर बोथ। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए, यानी दोनों के लिए ही अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो यहां पर और चाहे वो नॉन सिटीजन हो। ठीक, लेकिन यहां पर एक कंडीशन उभर करके ये आती है कि एक परमिशन दी गई है आर्टिकल 14 के अंदर। क्या? यहां पर देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हर जगह है कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हर जगह, मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि देखिए, रीजनेबल जो आपके क्लासिफिकेशन है दैट इज परमिटेड। वो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन is permitted। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो परमिटेड है, लेकिन यहां पर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का परमिशन के लिए टेस्ट क्या है? अब यहां पर टेस्ट, जो वैलिडिटी का जो टेस्ट होगा, अब कैसे टेस्ट करोगे? तो दो तरीके से यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहला आ जाता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा केस जो बन जाता है वो केस बनता है रैशनल नेक्सस का। दूसरा केस बनता है रैशनल नेक्सस का। तो ये दो बातें यहां पर इसकी वैलिडिटी के टेस्ट करने के लिए यहां पर कही गई हैं कि दो बातें हैं। पहला कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर मस्ट बी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। इसका मतलब होता है देयर मस्ट बी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, यानी जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्लियर डिफरेंस यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रैशनल नेक्सस की बात कर रहा है, कह रहा है डिफरेंट मस्ट रिलेट टू द लॉज ऑब्जेक्टिव। डिफरेंस मस्ट रिलेट टू द लॉज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कोई भी अगर कानून ऐसा बनाया गया है जहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने का तरीका क्या कह रहा है? कह रहा है एक चीज को क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, यानी कि क्लियर डिफरेंस होना चाहिए ग्रुप्स के बीच में। दूसरा क्या कह रहा है कि रैशनल नेक्सस का मतलब क्या होता है कि जो लॉज बनाए गए उसके ऑब्जेक्टिव जो है उसका तर्क होना चाहिए कि ये लॉ में ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, इस प्रकार से इसको जो है अलग करके क्यों रखा गया है। तो वो क्लियरिटी का होना यहां पर जो है, वो क्लियरिटी का होना जो है बहुत जरूरी है यहां पे। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार जरा, मैं इसको फिर से लिखूंगा। क्या लिखेंगे? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसको दो बेसिस पर टेस्ट करना है। एक पर परमिटेड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेस बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया चेक करेंगे, यानी ये देखेंगे जो ग्रुप्स हैं जिनको यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिनको हम अलग से कर रहे हैं, उनके लिए देखेंगे कि डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्लियर डिफरेंस बताया जा रहा है, कि क्या कारण है इसको हम लोगों को ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी तरफ क्या आ रहा है? रैशनल नेक्सस की बात हो रही है, यानी जो लॉ का ऑब्जेक्टिव है वो तार्किक पूर्ण होना चाहिए, तर्क से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी इसको यहां पर माना जाएगा। हालांकि ये लगातार विवाद है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। ये बात आप याद रखिएगा यहां पे। अगली बात क्या आती है? अगली बात यहां पर आ जाती है कि वो कह रहे हैं कि देखिए, सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, सपोर्टर्स जो है, इसको सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, जो लोग इसके फेवर में हैं,
जो लोग इसके फेवर में है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यहां पर कि देखिए ये बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां पर कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हम इस चीज को ध्यान देंगे। वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इसका क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। दूसरा कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको हम यहां पर सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। तो दो पक्ष यहां पर आपको देखने को आपको यहां पर मिलते हैं। ठीक, अब क्रिटिक्स का कहना है, कि क्रिटिक्स जो हैं वो अगेंस्ट जो लोग हैं, जो इस लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे। क्या कहते हैं? देखिए यहां पर जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्होंने 2 बातें रखी हैं। 2 बातें पहले देख लेते हैं। क्रिटिक्स का पॉइंट समझते हैं क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा ठीक है हम मुस्लिम्स को नहीं लेंगे, लेकिन उन मुस्लिम्स का क्या है? ठीक है, जो कि जैसे कि अहमदिया हो गए यहां पर, ठीक है, तो अहमदिया मुस्लिम के साथ क्या होता है? उनके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार होता है जैसा कि किसी और रिलीजन के साथ में होता है। तो उन्होंने कहा अगर रोहिंग्यास की बात कर लें या अहमदियास की बात कर लें, तो अहमदियास हो गए, रोहिंग्यास हो गए, हजराज हो गए, इन सब के साथ में भी तो अलग तरीके से व्यवहार होता। तो कह रहा है कि जो प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम है, ठीक है, इट एक्सक्लूडेड prosecuted मुस्लिम्स, प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम्स, जैसे हम यहां पर किसकी बात करेंगे? अहमदिया की बात करेंगे, अहमदियाज, ठीक है, हजराज, या फिर किसकी बात करेंगे? यहां पे रोहिंग्यास की बात करेंगे। इनकी बात यहां करें। दूसरी चीज उन्होंने कहा, चलो भाई एक चीज मान लो आपने इसको कह लिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज, व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर नेबरिंग कंट्रीज की ही बात कर रहे हैं, अदर कंट्रीज। अब ये कंट्रीज की बात करें, जैसे वो कह रहे हैं कि भैया आपका म्यांमार भी तो आपका नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका भी तो आपका नेबरिंग कंट्रीज है, तिब्बत भी तो आपका नेबरिंग कंट्रीज है। तो वो क्या कह रहे हैं? म्यांमार की बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यांमार की, या फिर श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, या फिर वो तिब्बत की बात कर रहे हैं। तो तिब्बत हो गया, म्यांमार हो गया आपका, या फिर और कंट्रीज हो गई। इन कंट्रीज के बारे में भी उनका कहना है कि भाई इन कंट्रीज में जो आप एक कर रहे हो कि यहां से जो लोग आ रहे हैं उनमें फिर आप फिर अगेन उसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए श्रीलंका से कोई मुस्लिम आ गया, ठीक है, और पाक के हमारे देश में एंटर कर गया, उसी के साथ में एक बुद्धिस्ट आ गया, अब हमने क्या किया? एक्सक्लूजन कर दिया कि ये एक 2019 से मुस्लिम को तो हम यहां की नागरिकता नहीं देंगे और जो बुद्धिस्ट है उसको यहां पर नागरिकता दे देंगे, जबकि वो जिस कंट्री से भाग के आया है वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो ये क्रिटिक यहां पर दिया गया है। तो उन्होंने कहा भी है स्पेशली कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं यहां पर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां से भागे हुए माइनॉरिटीज की बात स्पेशली यहां पर हम कर रहे हैं। दूसरा तो एक जो तर्क यहां पर एक जो तर्क आपने देखा वो आपका बेसिकली आर्टिकल 14 को रिलेटेड था कि इसका वायलेशन हो रहा है, बिकॉज इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑल्सो, इट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। अब लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एक परमिशन दी गई है कि आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन है, इज परमिटेड। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन अगर परमिटेड है तो ऐसी परिस्थिति में कह रहा है कि उसके टेस्ट होना चाहिए। अब टेस्ट किस बेसिस पर किया जाएगा? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर या फिर रैशनल नेक्सस के बेसिस पर। फिर आगे कहता है, वो कहता है कि भाई देखो, एक तो आपने कहा आर्टिकल 14 की बात कर दी, दूसरी बात देखिए एक और चीज समझ लीजिए। वो कह रहा है कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात भी कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भाई इस पे भी तो थोड़ा ध्यान दे दो। आपने रूल तो बना दिया, आपने कहा कि जी हम अमेंडमेंट कर देते हैं, लेकिन क्या हमारी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है?
केशवानंद भारती केस की बात अगर हम करें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस में आई थी? केशवानंद भारती केस में आई थी, 1973 में आई थी। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर वो कह रहा है कि देखिए, गवर्नमेंट कह रहा है कि देखो, यहां पर मेरा तर्क ये है कि इंडियन सिटीजन को किसी प्रकार से ये इंपैक्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड है। तो जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको यहां पर हम क्या करेंगे? बचाएंगे। ठीक है, लेकिन जो क्रिटिक हैं, क्रिटिक का क्या कहना है? क्रिटिक का कहना है कि ये रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है जो क्रिटिक हैं आपके, क्रिटिक्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको आप समझ लो। यहां पे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भैया दिस विल इंट्रोड्यूस religion based citizenship, religion based citizenship, ठीक है, which will violate, which is violating basic structure of the constitution, basic structure of the constitution। ठीक है, वो कह रहा है कि जो रिलीजन बेस्ड अगर हम सिटीजनशिप यहां पर देना शुरू कर देंगे तो ये, क्योंकि सेकुलरिज्म क्या है? बेसिक फीचर, बिकॉज सेकुलरिज्म is a basic feature of the constitution। ठीक है, एग्जाम्पल पे लिख दीजिएगा केशवानंद भारती केस 1973, यहीं पे लिख दे रहा हूं आपको, लिख लीजिएगा केशवानंद भारती केस 1973। इसी में कहा गया था कि सेकुलरिज्म जो है वो क्या है, यहां पर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया ये जो है इंडियन सिटीजनशिप को, सिटीजन्स को किसी प्रकार से इंपैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो बातें हमने यहां पे देखी उसमें सीए के अंदर, उसमें जो गवर्नमेंट है, जो क्रिटिक्स हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक्सक्लूजन जो है वो रीजनेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज एक तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, सेकेंडली कह रहे हैं कि उन मुस्लिम्स का क्या है जिन मुस्लिम्स को जो वहां पर प्रोसिक्यूटेड हैं दूसरी कंट्रीज में, जिनके बाकी लोगों को आपने अडॉप्ट कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि भाई आप देखिए सेकुलरिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी तो यहां पर वायलेट हो रहा है क्योंकि आप रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, और जब रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस करने की कर रहे हो तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म जो है वो क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, चलते हैं दूसरे एंगल की बात करते हैं। अब यहां पर एक और एंगल आ जाता है, वो आ जाता है आसाम एकॉर्ड और नॉर्थ ईस्ट एंगल। एक और एंगल आता है और दैट इज आसाम एकॉर्ड। अभी आसाम एकॉर्ड के बारे में बात जानते हैं क्या, एंड नॉर्थ ईस्ट एंगल। ठीक है, अब यहां पे फिर विवाद होगा, यहां पर सीएए 2019 की वजह से यहां पर फिर विवाद होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यह कहा गया कि जो लोग बाहर हैं दूसरी कंट्रीज में, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है और मुस्लिम्स नहीं है, वो लोग क्या होंगे, वो अगर इंडिया आ जाएंगे, इंडिया में हैं, रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो फिर क्या होगा, उनको यहां पर नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे में जो लोग आसाम एकॉर्ड के अंतर्गत डिपोर्ट किए गए थे, फिर क्या होगा, वो लोग फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। यानी ये विवाद का एक कारण यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो आसाम एकॉर्ड बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है इसको एक एग्रीमेंट साइन किया गया था असामी ग्रुप्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और इसमें कहा गया कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट जो हैं, जो आसाम में
एंटर किए हैं यहां पर 24 मार्च 1971 को, तो कोई भी उनका रिलीजन हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द उनका रिलीजन, उनको क्या किया जाएगा, यहां पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है जो यहां पर साइन किया गया था। अभी इसको डिटेल में हम लोग जान लेंगे, पहले समझ लेंगे, पहले इसको जरा सीए को समझ लेते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैं बता रहा हूं। इसमें आसाम अकॉर्ड में कहा जा रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन 24 मार्च 1971 को जो भी के बाद जो भी एंटर किया है वो सब बाहर जाएगा। लेकिन ये सीए 2019 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई देखिए, जो लोग भी यहां पर अदर रिलीजन के हैं, मतलब मुस्लिम्स नहीं हैं, उनको यहां पर क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और उनके लिए नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है 11 साल का, उसको कम करके क्या कर दिया जाएगा, पीरियड को, उस पीरियड को घटा करके 5 साल भी कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। अब इससे लोगों में डर बैठ गया। डर क्या बैठ गया कि एक तो दिक्कत, डर क्या है, डर क्या है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफी विल चेंज। ये बड़ा एक फियर है। ठीक। अर्लियर दोज हु वर डिपोर्टेड, वो क्या कर सकते हैं, फिर से यहां पे आ सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, अब जैसे ही डेमोग्राफी चेंज होगी तो फिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब प्रेशर किस पे हो जाएगा, लैंड्स पे हो जाएगा, लैंड पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, जॉब पे हो जाएगा। प्रेशर किस पे हो जाएगा, रिसोर्सेस पे हो जाएगा। यानी ये सब चीजों के ऊपर क्या होगा, इस डेमोग्राफी के चेंज होने से क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। सेकेंडली क्या होगा कि उनका कल्चर पे भी फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो असमी कल्चर है, वो असमी कल्चर के ऊपर भी यहां पर फर्क देखने को आपको मिलेगा। तो अब क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक अलग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से एक अलग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आसाम अकॉर्ड जब हमने एक बार एस्टैब्लिश कर दिया और गवर्नमेंट के साथ हमारा एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गया, तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो लोग बाहर चले गए वो लोग बाहर चले गए। यानी जो डिपोर्टेड होंगे, जो नहीं, जो उस डेट को फॉलो नहीं कर रहे, वो सारे लोग क्या होंगे, डिपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा कि जो लोग इस तरीके से अभी भी छुप के रह रहे होंगे, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले या 31 दिसंबर तक उन सब वो लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और वो क्या हो जाएंगे, लीगल माइग्रेंट हो जाएंगे। अब जब लीगल माइग्रेंट हो जाएंगे तो जब वो कहां, अगर आसाम के अंदर है मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोग यहां पर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे। किसके ऊपर, लैंड के ऊपर प्रेशर होगा भाई उनका, कब वो भी उस वहां पे अपना हक मांगेंगे, रिसोर्सेज पे अपना हक मांगेंगे, जॉब्स पे अपना हक मांगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बड़ा प्रेशर प्रॉब्लम जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस CAA 2019 की वजह से यहां पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मल्टीपल PIL फाइल की गई हैं। बहुत सारी PIL जो हैं यहां पर फाइल की गई हैं। तो अब इन PIL जो है, इन PIL के ऊपर अभी भी सुनवाई होनी बाकी है। अभी तक इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरीके की, यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है यहां पर आना बाकी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने NRC मेंटेन करवाया। ठीक है, अब NRC जब मेंटेन कराया गया तो करीब 19 लाख पीपल जो है वो एक्सक्लूड किए गए। ठीक, अब 19 लाख पीपल एक्सक्लूडेड, समझिए। इसने एक और फियर का एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, एक और डर का माहौल जो यहां पर खड़ा हो गया। डर का माहौल क्यों खड़ा हुआ, यह भी समझिएगा। क्योंकि फियर यह हो गया कि इस NRC की वजह से अगर देखा जाए तो वहां पर टारगेटेड जो है एक्सक्लूजन कहा जा रहा है, टारगेटेड एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स को जान करके टारगेट करके उनको देश से बाहर जो है डिपोर्ट करने का गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां पर एक प्रयास कर रही है। यानी यहां पर जो एंगल बन जाता है CAA प्लस NRC, ये क्या कर रहा है, वो कहते हैं ना कागज तो दिखाने पड़ेंगे। बीच में एक बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मचा हुआ था, कागज दिखाने पड़ेंगे। तो कागज दिखाने वाला जो फियर है, वो यही फियर है कि बेटा, वो यही फियर है यहां पर कि लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बाकी लोगों को तो मौका दिया जाएगा रहने और बसने का, लेकिन मुस्लिम्स को क्या कर दिया जाएगा, उसको कंट्री से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द CAA 2019
नाउ आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, डिटेल में समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई आपके सामने एक चीज़ आई कि आसाम अकॉर्ड की बात आ गई कि व्हाट इज़ आसाम अकॉर्ड और क्यों इसकी वजह से इतना विवाद चल रहा है। आसाम अकॉर्ड की वजह से इतना विवाद यहाँ पर क्यों चल रहा है, तो आइए थोड़ा सा आसाम अकॉर्ड को जान लेते हैं। 1985 में ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो लिखते हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए, आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम लोग जानना चाहें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर हम यहां पर देखें, तो इसका अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप देखना चाहें, कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या है, देखिए, जब ब्रिटिशर्स यहां पर रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स क्या थे कि यहां पर ब्रिटिशर्स ने आसाम के अंदर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बंगाल की तरफ से लोगों को ला करके यहां पर बसा देते थे। बसाते नहीं क्यों थे, क्योंकि उनको अपना काम होता था। उनको काम क्या होता था यहां पर, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंशन के लिए क्या हुआ, इन्होंने बंगाली माइग्रेशन को यहां पर प्रमोट किया। ठीक है, तो ये बात है, देखिए, ब्रिटिश promoted Bengali migration for agriculture encouragement। यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को एनकरेज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने बंगाल के, ईस्ट बंगाल से जो बांग्लादेशीज थे उनको यहां पर क्या किया, बढ़ावा दिया। अब बंगाली जो ये माइग्रेशन है, ये बेसिकली कहां से हो रहा था, ये माइग्रेशन वो हो रहा था, वहां से हो रहा था, ईस्ट बंगाल से हो रहा था। कहां से हो रहा था, ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल से। ठीक है, ईस्ट बंगाल का मतलब क्या हो गया कि करंट में जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। ठीक, अब ये जो ईस्ट बंगाल से बंगाली माइग्रेशन हो रहा था, ये बंगालीज जो थे, ये बंगाली मुस्लिम्स थे, बंगाली मुस्लिम्स थे। अब बंगाली मुस्लिम्स के माइग्रेशन से क्या हो रहा था, यहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, चेंज इन डेमोग्राफी, चेंज इन डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी में यहां पर परिवर्तन यहां पर होता चला जा रहा था। अब इससे क्या हो रहा था, जो इंडिजीनियस असमी पीपल थे उनको फियर महसूस हो रहा था, क्योंकि दे वर फेयरफुल कि वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, दे विल लूज देयर कल्चरल आइडेंटिटी। असमी पीपल वर worried about losing their cultural identity। यानी जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज है उसको लेकर के यहां पर, इसी को लेकर के लगातार आसाम के अंदर जो लोकल इंडिजीनियस पीपल हैं, जो वहां के लोकल पीपल हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, प्लस जो मुस्लिम्स हैं, उनको लेकर के लगातार यहां पर विवाद होता रहता है। उनके बीच में लगातार यहां पर क्या होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहां पर मिलता है। अब क्या होता है, पोस्ट पार्टीशन क्या पोजीशन है, ठीक है, यहां पर समझिएगा, पोस्ट पार्टीशन क्या पोजीशन है। पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय की अगर हम बात करें, पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया तब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि जब इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गए, सॉरी, पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गए। अब पाकिस्तान जो था ये दो तरीके से बना, ठीक है, एक पार्ट इसका जो है वो कौन सा है, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है यही बाद में जाकर के क्या बना, आपका बांग्लादेश है। ठीक है, अब जब बंटवारा हो गया, देश दो टुकड़ों में बट गया,
तो इस ईस्ट पाकिस्तान से लोग भाग करके, अदर देन मुस्लिम्स, ठीक है, अदर पीपल जो हैं वो यहां भाग करके कहां आ गए, आसाम में आकर के बसने लगे, ठीक है, क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई थी आसाम आने जाने की, आसाम में रहने की। तो जब यहां पर क्या हुआ कि बंटवारा हुआ और लोगों ने देश चेंज करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां से भाग करके आसाम की तरफ आने लग गए। अब आप समझिए अगला फियर क्या है, कि ये जो फियर यहां पे डेमोग्राफी चेंज का था, वही फियर क्या है यहां पर परसिस्टेंट होने लग गया। यानी अब लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा, स्पेशली हिंदू बंगालीज जो थे, वो यहां पर क्या हो गए, बहुत ज्यादा जो है भागने लगे। और इस पे जब जब ये बांग्लादेश बन गया, समझिएगा 1971 में जब ये बांग्लादेश बन गया, तब तो बहुत सारे हिंदू बंगाली आ गए। वैसे तो आए ही मुस्लिम सा ही रहते, लेकिन इससे क्या हो गया, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हिंदू बंगाली जो है वो आकर के यहां पर आसाम के अंदर आपके पास बसने शुरू हो गए। तो इससे डेमोग्राफिक इंबैलेंस शुरू हो गया, ठीक, इससे क्या हो गया, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस शुरू हो गया। तो दो फियर क्या होगा, एक तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रेशर ऑन लैंड, प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, ठीक। तीसरा यहां पे क्या केस बन जा रहा है, तीसरा केस बन जा रहा है पॉलिटिकल थ्रेट। फिर क्या आ रहा है, पॉलिटिकल थ्रेट। अब आप कहोगे सर ये पॉलिटिकल थ्रेट कैसे है, किस तरीके का पॉलिटिकल थ्रेट है, क्योंकि माइग्रेंट्स क्या होंगे, माइग्रेंट्स एडेड, वो आकर के यहां पर क्या करेंगे, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाएंगे, वो यहां पर वोटर आई कार्ड बनवा लेंगे। तो जब माइग्रेंट यहां पर आएंगे और वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेंगे, तो क्या होगा, वो यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रभावित करने लगेंगे। यानी वंस दे आर इंक्लूडेड इन दिस वोटर लिस्ट, दे विल इंपैक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी होगी इस जगह की, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या करेंगे, यहां पर इंपैक्ट करेंगे। इसी वजह से 1979 से लेकर के 1985 तक, इसी वजह से 1979 से लेकर के 1985 तक एक आपको जो है आसाम एजिटेशन देखने को मिलता है। तो एक हेडिंग डालिएगा, आसाम एजिटेशन, ठीक है, 1979 से लेकर के 1985 तक, इस ड्यूरेशन क्या है, एक आसाम में एक आपको पॉलिटिकल, ठीक। अब यहां पर जब बेसिकली होता क्या है, यहां पर बेसिकली होता क्या है कि यहां पर आपका 1979 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अब बात करते हैं आसाम एजिटेशन की, आसाम एजिटेशन, ठीक है, 1979 से लेकर के 1985, 6 साल लंबा ये वो समय रहा जब वहां की पब्लिक लाइफ पूरी तरीके से क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई। अब ये एजिटेशन उठा कैसे, ये एजिटेशन कैसे ये घटना घटी कैसे, ये इस तरीके का विद्रोह हुआ कैसे, इतना विवाद, इतना नुकसान कैसे हुआ, उसके पीछे जो कारण था कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मंगलदोई, इसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है। इसके मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं, ठीक है, इनकी साहब की क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनकी डेथ की वजह से बाई इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बाय इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट होना होता है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाना है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही वोटर लिस्ट अपडेट होना शुरू होती है, अब पता चलता है कि 1000 नाम ऐसे उभर के आते हैं इस वोटर लिस्ट के अंदर, अपडेट होती है तो एक आइडेंटिफाई होता है कि थाउजेंड्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स,
माइग्रेंट्स आर देयर इन वोटर लिस्ट, आर देयर इन वोटर लिस्ट, यानी हजारों ऐसे माइग्रेंट हैं जो इस वोटर लिस्ट के अंदर हैं। बस इसी बात से क्या हो जाता है, वहां पर एक विवाद शुरू हो जाता है। यानी क्या होता है कि मंगलादोई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस समय के 1979 में, ठीक है, 1979 में जो मेंबर ऑफ उनकी डेथ हो गई है और उसकी वजह से वहां पर बाई इलेक्शन होना है। बाई इलेक्शन में वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो पता चलता है कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो उनका नाम इस वोटर लिस्ट के अंदर पाया जाता है। तो इसको लेकर के एक मूवमेंट शुरू हो जाता है और इस मूवमेंट में जो है यहां पर ऑल आसामी स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसामी स्टूडेंट यूनियन, ये प्लस इसके साथ साथ आपका जो है ऑल आसाम गण संग्राम परिषद, ऑल आसाम गण संग्राम परिषद, ये दोनों जो है इस मूवमेंट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इस मूवमेंट को जो है वो इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। अपनी ये की डिमांड्स लेकर के आते हैं, कहते हैं भैया हमारी कुछ की डिमांड्स हैं और इसके आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए वो स्टेट वाइड जो है, स्टेट वाइड एक एजिटेशन जो है वो यहां पर आरंभ कर देते हैं, स्टेट वाइड। और इसकी जो 6 साल तक, 6 इयर्स तक ये बिल्कुल चलता रहता है। और यहां इन 6 इयर्स में जो स्टेट के अंदर पब्लिक लाइफ है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या हो जाता है, आपकी कोलैप्स कर जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या हुआ। 1977 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ की वजह से यहां पर क्या हुआ, वोटर लिस्ट अपडेट होने की नौबत आई। जब वोटर लिस्ट अपडेट की गई तो पता चला बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो यहां पर आकर के वोटर लिस्ट के अंदर आ गए हैं और इसकी वजह से लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और ये ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है यहां पर और AGSP जो है यहां पर, ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोग मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और जो मूवमेंट था वो पूरा स्टेट वाइड मूवमेंट रहा, जगह जगह हड़तालें बंद, लोगों की जिंदगी, लोगों की लाइफ को बहुत थ्रेट होने लग गया। यानी बड़ी विकट स्थिति देखने को मिली। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, मणिपुर में बहुत पोजीशन खराब हो रही है, उसी तरीके से यहां पर पूरी पब्लिक लाइफ जो है वो यहां पर स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस, और इनकी वजह से क्या हो रही थी, पूरी तरीके से लाइफ रुकी हुई थी। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है प्लस AAGSP, ठीक है, इनका क्या कहना था, इन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी। इन्होंने कहा कि भैया मेरी डिमांड्स मानोगे तभी ये काम रुकेगा, ये स्ट्राइक, ये जो सिविल डिसोबीडियंस है, ये सब कुछ जो है वो तभी रुकेगा। इन्होंने कहा कि पहली डिमांड क्या है, डिटेक्ट करो, पहले डिटेक्ट एंड डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स। जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स इस हमारे स्टेट के अंदर हैं उन सब को यहां पर डिटेक्ट करो, ठीक। दूसरा क्या करो, रिमूव देयर नेम्स, रिमूव द नेम्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम वोटर लिस्ट। कह रहा है कि वोटर लिस्ट से इनका नाम जो है यहां पर क्या करो, इन सबके नाम यहां से हटा दिए जाएं, ठीक। फिर कहा जो आसामी लैंग्वेज है, यानी आसाम का जो कल्चर है, आसाम की जो लैंग्वेज है, आसाम का रीजन में कह रहे कि इस कल्चर को, इस लैंग्वेज को, इसको क्या किया जाए, यहां पर हेरिटेज को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं, और वो किसको प्रोवाइड करना है, यहां पर जो उनका कल्चर है, कल्चर को, लैंग्वेज को, हेरिटेज को, ठीक है, हेरिटेज को, इन सब को क्या करो, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, यहां पर क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करो। अब क्या होता है, इसके बाद जब ये डिमांड्स ही अपनी सामने रखते हैं इन डिमांड्स को लेकर के, तो इन डिमांड्स को लेकर के जो एजिटेशन चल रहा है
वो धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हो जाता है, बहुत ही वायलेंट हो जाता है। अब धीरे धीरे जब एजिटेशन जो है वो यहाँ पर वायलेंट हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, वायलेंस फैल रहा है। अब वायलेंस फैल किस फॉर्म में रहा है, जो वायलेंस क्या हो रहा है, लोग पब्लिक लाइफ को बिल्कुल स्टैग्नेट कर दिया गया, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। यहीं पर एक 1983 में एक बड़ा ही ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। ट्रैजिक इंसिडेंट क्या होता है, ट्रैजिक इंसिडेंट ये होता है कि नेल्ली एक जगह है, ठीक है, नेल्ली, यहां नेल्ली मास्केयर हो जाता है। यहां पर करीब 2000 लोग, 2000 पीपल जो हैं, ये यहां पर क्या हो जाते हैं, मार दी जाते हैं। 2000 पीपल वर किल्ड, 2000 पीपल वर किल्ड, इनको मार दिया जाता है। और इसमें मेनली जो होते हैं वो बंगाली मुस्लिम होते हैं, बंगाली मुस्लिम होते हैं, याद रखिएगा, बंगाली मुस्लिम्स होते हैं इसके अंदर, उनकी यहां पर हत्याएं कर दी जाती हैं। और जो 1983 में स्टेट इलेक्शन होने वाले थे, स्टेट इलेक्शन, ये स्टेट इलेक्शन क्या कर दिए जाते हैं, इनका बॉयकॉट कर दिया जाता है। स्टेट इलेक्शन का क्या कर दिया जाता है, इनका बायकॉटेड, ठीक है, बायकॉटेड। और हर तरफ हत्या, दंगा फसाद इस तरीके से फैलने लग जाता है। फाइनली 6 साल तक करीब ये चलता रहता है। 1983 में जब बायकॉट हो जाता है पूरी तरीके से, तब सरकार क्या होती है, सरकार इस पर ध्यान देती है। और सरकार और इनके बीच में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन एंड AASGPS GSP, इनके बीच में प्लस गवर्नमेंट के बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या होता है, एक आपका समझौता होता है, या फिर वो जुड़ जाते हैं। आगे की स्लाइड पे देखते हैं उसको, ठीक है। तो फाइनली यहां पर क्या होता है, असम अकॉर्ड जो है, असम अकॉर्ड साइंड ऑन 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985 को इसको साइन किया गया। और किसके बीच में साइन किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस AASU प्लस AA, ऑल आसाम, एक मिनट सॉरी, AAESP, ऑल आसाम गणतंत्र शिक्षा परिषद, ठीक है। इस अकॉर्ड का नेचर क्या था, इस अकॉर्ड का अगर हम नेचर ऑफ द अकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो नेचर क्या था, बेसिकली ये एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था। दिस वाज अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। और सेटलमेंट किसके बीच में था, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए था। और किसके लिए था, सेंटर और आसाम, सेंटर बिटवीन सेंटर एंड आसामी पीपल, ठीक है। उनके बीच में ये एक समझौता हो गया कि भैया देखिए, हम जो है इस हिसाब से अब काम करेंगे, आपकी इन डिमांड्स को मांग रहे हैं। और इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम सिटीजनशिप आपका प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोविजंस इसमें क्या डाले, डिटेल्ड प्रोविजंस इसके क्या रहे, इसके डिटेल्ड प्रोविजंस ऑफ दिस अकॉर्ड, प्रोविजंस क्या रहे, सिटीजनशिप को लेकर के प्रोविजंस यहां पर डाले गए। सबसे पहले तो सिटीजनशिप को लेकर के प्रोविजंस रखे गए, बॉर्डर को सेव करने के प्रोविजंस डाले गए कि यहां पर बॉर्डर को सेव किया जाए, ठीक है, कल्चर को इनके प्रोटेक्ट किया जाए, हेरिटेज को उनके ध्यान में रखा जाए। तो सिटीजनशिप में कहा कि जो लोग, ठीक है, दोज हु एंटर्ड इन आसाम बिफोर 1 जनवरी 1966, क्या कह रहा है, 1 जनवरी 1966 डीम्ड सिटीजन,
डीम्ड सिटीजन, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, यहां पर उनको सिटीजन माना जाएगा। यानी इसमें कैटेगराइज किया गया, 3 टायर सिस्टम देखा गया, 3 टायर व्यवस्था बनाई गई। यहां पर क्या बनाया गया, पहला कहा गया कि जो लोग भी 1 जनवरी 1966 से पहले, सॉरी 1966 से पहले यहां पर आ रहे हैं, रह रहे हैं या आ गए हैं, वो सब यहां के क्या किए जाएंगे, सिटीजन यहां पर माने जाएंगे। अब उसके बाद दूसरा केस है 1 जनवरी 1966 से लेकर के 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 के बीच में जो लोग एंटर करेंगे, 1 जनवरी 1966 से लेकर के वो यहां पर रहेंगे, उनके लिए कहा गया कि उनको जो है यहां पर फॉरेनर की तरह माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, फॉरेनर्स की तरह माना जाएगा, दे विल बी ट्रीटेड एज द फॉरेनर्स। और आफ्टर 10 years they will be granted सिटीजनशिप। 10 सालों के बाद, मतलब इनको फॉरेनर माना जाएगा तो ये यहां पर रहेंगे, लेकिन ये फॉरेनर की तरह रहेंगे। 10 साल रहने के बाद इनको क्या किया जाएगा, यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरा केस यहां पर क्या बना कि दोज हु एंटर्ड आफ्टर 24 मार्च, दोज हु एंटर्ड आफ्टर 24 मार्च 1971, इन सब लोगों को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा एंड डिपोर्टेड, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट। इन सारे लोगों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे लोग, जितने भी लोग, इन सब की पहचान की जाएगी, दे विल बी डिटेक्टेड एंड दे विल बी डिपोर्टेड। इन सब को डिटेक्ट करके भारत से बाहर भेजा जाएगा। तो आसाम अकॉर्ड में सिटीजनशिप को लेकर के जो प्रोविजंस डाले गए, वो प्रोविजंस ये डाले गए कि 3 तरीके के प्रोविजंस रहे। पहला प्रोविजन ये रहा कि जो लोग 1 जनवरी 1966 तक 1966 तक, इफ दे एंटर्ड इन आसाम और लिविंग देयर, then at that point they will be deemed as the citizen of the state or citizen of the country, उनको कंट्री माना जाएगा, सिटीजन माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, if there someone is there who is entering into the state after 1st January 1966 but before the 24th March 1971, then in that case that person will be deemed as the foreigner, उसको फॉरेनर की तरह माना जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, फॉरेनर की तरह माना जाएगा। यानी दे विल बी रजिस्टर्ड एज फॉरेनर, यहां पे लिख लीजिएगा, रजिस्टर्ड एज फॉरेनर, उनको फॉरेनर की तरह रजिस्टर किया जाएगा। और आफ्टर 10 years दे विल बी ग्रांटेड सिटीजनशिप, यानी अब 10 साल जब वो रहेंगे तब उनको क्या किया जाएगा, यहां पर नागरिकता प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड केस आता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जो 24 मार्च 1971 के बाद इंटर हुआ होगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा, दे विल बी डिटेक्टेड, उनकी पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उन लोगों को वहां से क्या कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दीज वर द मेन क्लॉज। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी, जब वो सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, रिलीजन न्यूट्रल है। ये क्या है, ये रिलीजन न्यूट्रल है। यहां पे रिलीजन की कोई बात नहीं की जा रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, उस व्यक्ति को इन कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो 24 मार्च 1971 के बाद आया है तो वो व्यक्ति क्या होगा, उस व्यक्ति को यहां से जाना ही पड़ेगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है, जब सीएए आ जाएगा तो सीएए के आने से क्या हो जाएगा कि दिक्कत ये हो जाएगी कि जो लोग आकर के बस गए हैं और आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, वो अब यहां पर डिमांड कर लेंगे रहने के लिए, ठीक है। और क्या हुआ, वोटर लिस्ट अपडेट की गई। वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट अकॉर्ड के बाद वोटर लिस्ट अपडेटेड, ये भी याद रखिएगा। जो अकॉर्ड है उसमें जब साइन हो गया
तो वोटर लिस्ट को क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया, और जितने भी लोग इलीगल माइग्रेंट्स थे, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया गया। अपडेटेड इलीगल माइग्रेंट्स removed from electoral रोल, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया गया, यहां से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जितने भी लीगल माइग्रेंट, तो ये एक फायदा हो गया, जितने भी लोग इलीगल वोटर लिस्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विवाद था तो इसी चीज का विवाद था, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का विवाद था तो इसी चीज का विवाद था, कि जो विवाद शुरू ही इसी बात पे हुआ था बाई इलेक्शन में, कि ये जो थाउजेंड्स ऑफ इलीगल पीपल जो हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट में जगह बना ली है, आसाम अकॉर्ड के बाद क्या किया गया, सबसे पहले कहा गया कि इन सब इलीगल लोगों को यहां से निकाल करके इलेक्टोरल रोल से बाहर निकालिए और वोटर लिस्ट को प्रॉपर तरीके से क्या कर दिए, यहां पर सेव करिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ उन्होंने दो तीन चीजें और भी कहीं, दो तीन चीजें इसमें और हो गई। एक उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात हो गई कि भैया बॉर्डर सिक्योरिटी जो है यहां पर क्या की जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, और कल जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैं आपको बता चुका हूं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को प्रोवाइड करने की भी बात यहां पर की गई। ठीक, इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को प्रोवाइड करने की बात यहां पर की गई। ठीक, इस तरीके से अब जब ये आसाम अकॉर्ड साइन होता है, जब आसाम अकॉर्ड साइन होता है, तो आसाम अकॉर्ड साइन होने का मतलब क्या था, कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955, उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी, उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या किया गया, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट जो है उसको यहां पर अमेंड किया गया। सेक्शन 6A ऑफ द, यहां पर क्या किया गया, अमेंड किया गया। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात की गई। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, अब इसमें क्या हो गया कि जब ये सारे प्रोविजन अकॉर्ड साइन हो गया, तो इसके लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी था, कि एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो यहां पर क्या किया गया, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। क्या किया गया, सेक्शन 6A इन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इस सिटीजनशिप एक्ट में क्या हो गया कि वही 3 टायर जो सिस्टम है, यहां पर क्या किया गया, 3 टायर फ्रेमवर्क जो है इंप्लीमेंट किया गया। क्या किया गया, 3 टायर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेड। कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है 3 टायर फ्रेमवर्क, ये 3 टायर फ्रेमवर्क है, ये वाला, दिस इज 3 टायर, यानी डीम्ड सिटीजनशिप की बात कर रहा है, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड टू द एज फॉरेनर, और फिर बात कर रहा है आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। ये यहां पर कहा गया कि इस तरीके से क्या किया गया, एक उनको क्या गया, सेक्शन 6A डाला गया इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जिसमें आसाम के लिए, और ये कहां इंप्लीमेंटेड है, इंप्लीमेंटेड इन आसाम। दिस इज इंप्लीमेंटेड, सेक्शन 6A इज implemented इन आसाम। ठीक है, और दिस इज अंडर द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू। अभी ये सिर्फ आसाम में एप्लीकेबल है, और ये सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में अभी है। यहां पर इसको यहां करंटली उसको रिव्यू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरीके से एक और एक्ट डाला गया यहां पे, ठीक है, IMDT एक्ट 1983। ये भी एक एक्ट था, इसमें इसके अंतर्गत क्या था, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन होता था बाय किसके, बाय ट्रिब्यूनल। इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, ये लिख लीजिएगा, अगर आपको याद ना रहे तो लिख लीजिएगा, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन
बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसकी मदद से क्या किया जाता था, ये भी क्या है, अप्लाई कहां होता है, आसाम के अंदर अप्लाई होता था। 1983 में ये बनाया गया था। बाद में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो इसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखते हैं यहां पर, वो यहां पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको यहां पर दे दिया था। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम इसके साथ ये हो रही थी कि यहां पर ये इनइफेक्टिव था, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या थी, इस एक्ट के अंदर जो ये एक्ट था, इसमें प्रूफ करने का बर्डन उसके ऊपर था जिसने की कंप्लेंट की हो, ना कि उसके ऊपर था जिसने जो एक्यूज हो। सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति जो है हमारे आसाम के अंदर इलीगल माइग्रेंट है। नाउ बर्डन इज ऑन मी, आई हैव टू प्रूव दिस कि वो बंदा जो है इलीगल है, ना कि उस बंदे के ऊपर ये बर्डन आ रहा है कि क्या हो रहा है कि वो बंदा जो है ये प्रूफ करे कि वो वहां का सिटीजन है। तो ये एक इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी फिर यहां पर देखने को मिलती थी। दूसरा क्या होता था कि इसकी वजह से क्या होता था, एनिमिटी बहुत बढ़ जाती थी। तो इसलिए क्या हो गया, आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है यहां पर करार दे दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट यहां पर आ गया। उन्होंने एक कहा, तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट वर्डिक्ट 2005, इसमें क्या है कि सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस के अंदर याद रखिएगा, इस केस का नाम याद रखिएगा। इस केस के अंदर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस एक्ट को क्या है, कोर्ट स्ट्रक डाउन, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन IMDT एक्ट 1983 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, कहा कि भैया ये जो एक्ट है ये यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स, इनको उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल एग्रेशन के रूप में कहा कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये एक तरीके का एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये एक तरीके का आपका एक्सटर्नल एग्रेशन है, और विच इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, विच इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कहा जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन की तरह लेंगे, और ये एक्सटर्नल एग्रेशन जो है बेसिकली हमारी कंट्री के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर क्या है, यहां पर थ्रेट है। और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एम्फेसाइज किया, उसने एम्फेसाइज्ड ऑन आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 के ऊपर उसने क्या किया, यहां पर एम्फेसाइज किया। अब क्या एम्फेसाइज किया ये भी समझ लीजिए। यहां पर आर्टिकल 355 क्या कहता है कि दिस इज द सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट, इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की, कि वो स्टेट को क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो यहां पर उसने इसलिए आर्टिकल 355 के ऊपर क्या कर दिया, यहां पर प्रोटेक्शन दिया। तो आप समझिए कि आसाम एकॉर्ड जो है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने रिव्यू में अभी तक रखा सेक्शन 6A को। साथ ही साथ क्या हुआ, यहां पर इस एक्ट को उन्होंने इनवैलिड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। लेकिन आसाम एकॉर्ड क्या हो गया, एप्लीकेबल होगा यहां पर सिटीजनशिप को लेकर के, और उससे कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिले कि जो माइग्रेशन इलीगल हो रहा था वो काफी हद तक यहां पर क्या हो गया, रुक गया। ठीक है,
अब क्या दिक्कत आती है? अब दिक्कत आ रही है बेसिकली, अब जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है यहां पर आसाम अकॉर्ड और सीएए के बीच में। आसाम अकॉर्ड और सीएए के बीच में क्या दिक्कत आ रही है कि अगर हम आसाम अकॉर्ड को देखते हैं, ठीक है, आसाम अकॉर्ड को देखते हैं और सीएए 2019 को देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रही है कि इसमें रिलीजन की कोई बात नहीं आ रही है। ये दिस इज क्या है? रिलीजन न्यूट्रल है, ठीक। बट यहां पर क्या है? यहां पर रिलीजन को बेस लिया गया है, यहां पर रिलीजन को बेस बनाया गया। बेस बनाया गया मतलब क्या है कि मुस्लिम्स को जो है यहां पर क्या कर दिया गया है? यहां पर मुस्लिम्स को एक्सेप्शन दे दिया गया है कि उनको जो है यहां पर क्या करेंगे, हम किसी भी तरीके से एंटर नहीं करने देंगे। अब सोचिए कि यह प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी कि जो लोग यहां से वापस चले गए हैं, फिर साथ ही साथ क्या है कि अगर सीए 2009 एक्ट जो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगा, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है, या फेडरल डेमोक्रेसी की बात जब आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न दिखाई देता है। क्योंकि आसाम अकॉर्ड जो है वो बेसिकली क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी साथ उसका एक एग्रीमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो उसका एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं जो है वो टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि भाई उन्होंने कहा सीए लागू करेंगे। अब सीए के तहत क्या होगा कि जो लोग भी बाहर से आए होंगे और अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो उनको क्या हो जाएगा? उनको यहां पर नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिलेगी तो सिटीजनशिप तो उनको इंडिया की मिलेगी, बट दे विल स्टे इन आसाम। इससे क्या होगा? डेमोग्राफिक जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर अगेन वही उनके अपने एथनिक कल्चर और रीजनल उसको क्या बोलते हैं, आसामी लैंग्वेज को लेकर के उनको क्या रहेगा? हमेशा रहेगा कि भाई हमारे इसको खतरा है, फियर है, डर है। साथ ही साथ क्या होगा? यहां पे उनको लैंड जो है या जॉब जो है या रिसोर्सेज हैं, उनको फिर से क्या करेगा? उन लोगों के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी जिनको वो इस आसाम अकॉर्ड के बाद क्या कर चुके थे? निकाल चुके थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपको मैंने दो चीजें आपको यहां पे बताई, प्लस एक और मसला आ जाता है, एनआरसी का मसला भी आ जाता है कि एनआरसी एक रजिस्टर है जो 1951 में बनाया गया था, और उसमें क्या है, जितने भी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं उनको वहां पे मेंशन किया गया। अभी 2015 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसको क्या किया? फिर से अपडेट किया गया और 19 लाख लोग क्या किए गए? उसमें से निकाल दिए गए। ठीक, तो ये जो एक्सक्लूजन हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर रहा है। तो आज आपको मैंने जो चीज दिखाई, जैसे मैंने कहा आसाम अकॉर्ड, तो अब आपको आसाम अकॉर्ड क्लियर समझ में आ गया होगा, पहली चीज। दूसरा, सीए 2019 में कौन कौन रिलीजन इंक्लूडेड हैं वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको एक तरीके से धीरे धीरे करके क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई इन द सेंस कि आसाम अकॉर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, सीए 2019 आपको क्लियर हो गया, एनआरसी आपको समझ में आ गया होगा। तो सिटीजनशिप की जो प्रॉब्लम थी, सिटीजनशिप और इलीगल माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम थी, वो इस चैप्टर में अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मैंने काफी डिटेल में इसीलिए बता दिया है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द सेफगार्ड्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से उसको लेकर के एजुटेशन हुआ है, पूरा डिटेल में बता दिया, ताकि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन क्रिएट हो जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को मेंस का क्या करें, आंसर वहां पर लिख सकें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।